चलो तो शक्तियां पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की। क्या क्या शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। इसमें कुछ ऐसे आर्टिकल भी हैं जो हमने जहां तक लिख भी लिए थे 37 तक, लेकिन उनको हम दोबारा देखेंगे कि क्या है। तो आर्टिकल 137 जो है ये कहता है रिव्यूज ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनः अवलोकन करने का जो है अधिकार प्राप्त है, यानी रिव्यू करने का, अपने जजमेंट्स को रिव्यू करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं रिव्यू में। रिव्यू में एक तो होती है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आपका कोई केस था और आपने उससे सहमत नहीं है, तो आप दोबारा रिव्यू में पिटिशन डाल रहे हैं, रिव्यू पिटिशन डाल रहे हैं। एक होता है कि आपके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया और उस जजमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया, पलट दिया दूसरे जजमेंट में, तो उसका मतलब माना जाएगा कि उस जजमेंट में जो आपके जजमेंट में गलती हो गई वो दूसरे में करेक्ट कर दी। तो सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है सुप्रीम कोर्ट, मतलब अपने अपने जजमेंट जो है वो खुद ही वो कर देती है ठीक। हाँ, मतलब अपने आप ही करेक्ट कर लेती है और किसी को सवाल उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा कब हुआ था? तो ये बहुत फेमस केस है। एक तो आप केस लिखेगा गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, ये केस लिखेगा, ये 1960 का है। इसका मैं डेट देख के मैं आपको बता रही, क्योंकि डेट आपको पता होनी जरूरी है केसेस की। दो कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि बहुत रिनाउंड है। रिनाउंड का मतलब उनका बहुत मतलब इम्पैक्ट रहा है। लैंडमार्क जजमेंट हम उन्हें कहते हैं। लैंडमार्क मतलब उनका पूरे इंडिया पे बहुत इफेक्ट रहा, सभी सिटीजन्स पर रहा वो। तो ये था 1967 का केस है गोलकनाथ। अब इन केसेस के बारे में मैं बताऊंगी, दोनों केसेस आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद आया था केशवानंदा भारती केस, ये तो आपने सुना होगा, केशवानंदा भारती केस। ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। दो केस है, ये केस आते हैं, है काफी इंद्रासाने केस है, अलग अलग जजमेंट है। वो मैंने इन बच्चों को उसमें लिखवाए थे। ये था 73 का था, ये 73 का था, 1967 और 1973। तो केशव नंदा भारती केस जो है बेसिकली ये केस था, ये गोलकनाथ केस में तो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि इसका मैं जजमेंट आपको पूरी एक लाइन बता रही। तो गोलकनाथ केस जो था ये था मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ, फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ था। तो मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अभी तक जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की केशवानंदा भारती के बाद, तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है उनको अमेंड कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। इसमें गोलकनाथ केस में तो कहा था कि किसी भी पार्ट को जो है अमेंड करने से पहले आर्टिकल 13 जो है, अनुच्छेद 13 जो है, उसकी जो वैलिडिटी है उसको चेक करके आना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अमेंड कर रहे हो तो आप पूरी सोल अथॉरिटी नहीं हो कि आप अमेंड कर दो कुछ भी अमेंड, लेकिन कहा था कि अमेंड कर सकते हैं। लेकिन केशवानंदा भारती केस में जो है ये जजमेंट इन्होंने पलट दिया। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है, संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल वो नहीं कर सकती। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको खत्म नहीं कर सकती, उसको बिना बदले, उसे बिना थोड़ा सा भी अलग किए आप उसे नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन क्या दी थी उन्होंने? उन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि आप कोई भी फंडामेंटल राइट, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो अधिकार हमें दिए गए हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है ना, प्रस्तावना में, वो हम पढ़ेंगे। प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं वो सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, प्रियम्बल का। तो आप उसको नहीं बदल सकते, उसको बिना ऑल्टर किए आप उसमें अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसको कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं खत्म कर सकते। गोलकनाथ केस में कहा था कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 13 की वैलिडिटी होगी। लेकिन इसमें क्या कहा, कर सकते तो हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं आप वो कर सकते हैं ऑल्टर, यानी बेसिक
स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। और तब से जो है सुप्रीम कोर्ट ये करता आया है। अब इस केस की, ऐसे केसेस की क्यों जरूरत पड़ रही थी? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं अपने हिसाब से एडजस्ट करके अमेंडमेंट कर देती थी। अमेंडमेंट कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ह्यूमन राइट्स जो दिए गए हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। मान लें आप कल को कोई अमेंडमेंट ले आए और कह दे कि नागरिकों को तो समानता का अधिकार है ही नहीं, और आप वो लिखवा दे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या एक बिल ही तो पास कराना, एक बिल पास करा दे, मेजोरिटी है और वो बिल पास हो जाता है, वो खत्म करा दो वहां से क्लोज, किसी को राइट टू इक्वालिटी नहीं रहेगी, राजा राजा रहेगा, गरीब गरीब रहेगा। तो ये चीज है। तो इन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। तो ये गवर्नमेंट पे एक ऑब्लिगेशन है अभी भी कि अगर आपका राइट टू इक्वालिटी वायलेट हुआ है ना, तो अभी रिसेंट में ये यूपी पुलिस वाला, चलो मैं बताती हूँ आपको, केस मामला चला था। ये अभी इसमें एज का इशू हो रहा था, जो एज है इसमें एज का इशू हो रहा था। हाँ जी। तो इसमें क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी थी ये बच्चे बता रहे थे कि 2018 में आई थी या कुछ, हाँ जी। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि 2018 में लास्ट भर्ती आई थी। तो अब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी अगले साल वैकेंसी नहीं आई, फिर उससे अगले साल भी वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसीज आई है अब। तो उसमें जिन बच्चों की जो एज है उस समय वो एलिजिबल थे, अब उनकी एज ज्यादा हो गई है, लेकिन उन्होंने तो एग्जाम देना है, उन्होंने एक भी बार नहीं दिया। तो जिन बच्चों जो एलिजिबल हैं और जिनको एग्जाम देना है, उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई कि एज का जो रेस्ट्रिक्शन लगाया कि 18 से 22 इयर्स, अब तो उनकी ज्यादा हो गई ना, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट के पार्ट पे गलती है कि वैकेंसी वहां से आई, बच्चे के पार्ट पे गलती नहीं है कि उसकी एज इतनी हो गई। तो अब फिर काफी जो एडवोकेट्स हैं, काफी जो हमारे उसमें भी स्टूडेंट्स हैं, सबने उन्होंने वो डाली पिटिशन वगैरह और कंप्लेन डाली और मीडिया में निकलवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की। तो गवर्नमेंट को अपना जो डिसीजन है वो चेंज करना पड़ा, एज का रिलैक्सेशन देना पड़ा। अब ये इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट को दया आ गई, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है। अब आर्टिकल 14 में ही, राइट टू इक्वालिटी में ही एक और आर्टिकल है इसके अलावा, हमारा है 16 कहता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितनी भी सरकारी विभागों में जो भी जॉब होती हैं, सब में सभी को समान अधिकार है पाने का और उस जॉब को देने का। कोई आपको सिर्फ आपके धर्म के आधार पे, आपकी जाति के आधार पे, आपकी नस्ल के आधार पे या आपकी लिंग के आधार पे ये नहीं कह सकता कि आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। कोई महिलाओं को मना नहीं कर सकता है, कोई पुरुषों को मना नहीं कर सकता। तो उसमें एज का जो रिलैक्सेशन है वो इस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट जो है ये अपने आप में बहुत सुप्रीम है। गवर्नमेंट को पता है कि आर्टिकल 16 है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। तो समान अवसर कहाँ दिए गए? अगर उनकी एज इतनी हो गई है और उन्होंने 18 से 22 का क्राइटेरिया कर दिया, तो फिर उन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है, अपने आप ऑर्डर जारी किया है, इतने सारी जो ग्रीवांसेस आई हैं और उसके बाद उन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दिया। तो ये पावर होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स की कि हमारी जो आवाज है वो फंडामेंटल राइट्स, अगर हम उसके बेसिस पे कोई भी मुद्दा उठा रहे हैं तो वो दबाई नहीं जाती, वो सुनी जाएगी। तो आर्टिकल 137 कहता है रिव्यू ऑफ जजमेंट। ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू करेगा, सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है, यानी अपने पुराने जो निर्णय दिए गए हैं वो निर्णय उन्हें लगता है कि इस केस में ये अलग बात है। तो जैसे कि आपके केस में कोई निर्णय दे दिया लेकिन उसमें कंडीशंस अलग थी, वो लेकिन दूसरे केस में वो निर्णय अलग दे दिया, तो कंडीशन केस टू केस डिफर करता है। हमें देखने में लगता है कि भाई हमारे साथ तो बुरा कर दिया, उनको ये दे दिया और हमें ये दे दिया, तो वो कंडीशन देख के भी देते हैं जजमेंट कि इस केस में इनकी क्या कंडीशन है और दूसरे केस में किसकी क्या कंडीशन है। तो केस टू केस भी डिफर करता है ये। नेक्स्ट इसमें है 138 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। तो ये संसद के पास है पावर कि जैसे मैंने ज्यूरिडिक्शन आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है एपीलेट है, एक्सक्लूसिव है, यानी कि अपीलीय अधिकार है, रिट ज्यूरिडिक्शन है, क्षेत्राधिकार मतलब
बताया था, ओरिजिनल है कि स्टेट के मैटर या सेंटर और स्टेट के मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट देखेगा, अपील भी देखेगा, रिट ज्यूरिडिक्शन। लेकिन अगर इन सारे ज्यूरिडिक्शन जो दिए गए हैं, टोटल 5 ज्यूरिडिक्शन दिए गए हैं, इसके अलावा भी अगर संसद को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को और क्षेत्राधिकार दिए जाने चाहिए तो वो दे सकती है। तो ये 138 उसके बारे में कहता है। फिर आता है 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करना। तो सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 जो है, अनुच्छेद 32 है, उसके तहत पार्लियामेंट ने अधिकार दिया हुआ है रिट जारी करने का। रिट बेसिकली ये याचिकाएं होती हैं और जो आप फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए जारी कर सकते हैं। जैसे कि इसी केस में देख लेते हैं, अगर यूपी गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन नहीं देती और हाई कोर्ट में केस जाता और हाई कोर्ट मना कर देता सुनने से, तो ये अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट चला जाता तो सुप्रीम कोर्ट, हम हाई कोर्ट ना जा करके, हमारा नहीं है मन, क्या हमारे हाई कोर्ट जाना ही नहीं है, हमारे तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, तो हम तो जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर रिट इश्यू करा करके हम वहां पर अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू करा सकते हैं और अपने मामले की वहां पे सुनवाई करा सकते हैं और फर्स्ट इंस्टेंस में हमारी सुनवाई होगी। रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस में पहली ही उसमें ये मामला सुनेगा। तो आर्टिकल 132 में रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान है। लेकिन इसमें भी प्लस कर देते हैं कि संसद, अगर संसद या पार्लियामेंट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को और पावर दी जानी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट की पावर वो बढ़ा सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन संसद यानी पार्लियामेंट। फिर 139 कहता है कुछ मामलों में स्थानांतरण करना। तो स्थानांतरण, मैंने ट्रांसफर ऑफ केसेस आपको बताया था, ट्रांसफर ऑफ केसेस मैंने बताया था। तो ट्रांसफर ऑफ केसेस का मामला है, जैसे कि कोई मामला चल रहा है कोई मामला चल रहा है एक हाई कोर्ट में, तो किसी हाई कोर्ट में अगर वो मामला चल रहा है और उसी से जुड़ा हुआ कोई सेम मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, हाई कोर्ट को आदेश देगा कि भाई ये वाला जो केस है आप मेरे पास ही ट्रांसफर कर दो, दोनों की एक साथ सुनवाई कर दूंगा। जब सेम कैटेगरी के केस होते हैं ना, तो उनको सुप्रीम कोर्ट एक ही उसमें सुनता है। जैसे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, किसी कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, अब उस कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, सेम वही फ्रॉड गर्भ के साथ भी हुआ है। अब आप भी सुप्रीम कोर्ट, आप गए हाई कोर्ट चले गए, गर्भ सुप्रीम कोर्ट चला गया और मामला आया कि भाई इस XYZ कंपनी ने हमारे पैसे मार दिए, लेके भाग गए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि भाई गर्भ का जो केस है ये सेम कंपनी का है और उनका जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है वो भी सेम कंपनी का है, तो वो कहेंगे कि ऐसा करो दोनों हमारे पास ही आ जाओ, तो आपके दोनों केस कंबाइन हो जाएंगे। हालांकि जो कंपनसेशन मिलेगा वो चाहे आपको अलग अलग अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि सेम कंपनी के खिलाफ है केस, तो आप दोनों की बातें सेम जगह सुनी जाएंगी। अच्छा, जैसे इन्होंने हाई कोर्ट में दे रखा है, तो ये भी मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में आएगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट, अगर आपका केस लगता है कि आपका केस बहुत गंभीर है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि भाई वो जो हाई कोर्ट में इससे जुड़े हुए जितने केस चल रहे हैं सब मेरे पास ला दो, हाँ मेरे पास भेज दो, मैं सुनूंगा, क्योंकि वो गंभीर मुद्दे लगते हैं। जैसे कि चलो इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, थोड़ा अलग है, लेकिन मान लो कोई रिलीजियस मैटर को लेके कुछ केस हो जाता है, जैसे मैं किसका नाम लूं, हाँ ये नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, नुपुर शर्मा वाला हुआ तो बहुत जगह FIR दर्ज हुई थी, उन्होंने कुछ उसमें कह दिया था ना, कुछ भाषण में उन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा दे दिया था जिसकी वजह से कुछ जो है कुछ लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो गया था। तो नुपुर शर्मा वाले केस में बहुत जगह FIR हुई और बहुत जगह केस हुए, हाई कोर्ट वगैरह में भी सब जगह। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या मुद्दा चला कि पहले ही हाई कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनने से मना कर दिया, लेकिन जब हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ये मामला हमारे बस का नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने पास ट्रांसफर करवा लिया था केस को कि ठीक है हम सुनवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर वो सुना था मुद्दा। नुपुर शर्मा जानती हो तुम लोग, सुना था, नहीं पता? अच्छा, कोई बीजेपी के प्रवक्ता है और उन्होंने कुछ कह दिया था अगेंस्ट मुस्लिम के जो प्रॉफिट है उनके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया था, ठीक है, और जो उन्होंने बोला था वो मतलब वो कहता ना कि रिलीजियस सेंटिमेंट, धार्मिक जो वो है हर्ट हो गए, है ना, तो उसकी वजह से फिर नुपुर शर्मा के खिलाफ सब जगह कंप्लेन दर्ज कराई गई थी, FIR वगैरह।
फिर वो केस हाई कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट ने पता नहीं सुनने से इनकार कर दिया था या कुछ ऐसे कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले सुने गए थे। और उसी के टाइम पे उदयपुर में एक किलिंग हुई थी, जो पर्सन नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहा था उसे मार दिया था, कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे मार दिया था। और फिर माहौल उस समय बहुत गर्म हो गया था, और फिर उन्हें पता नहीं प्रवक्ता के पद से हटाया नहीं हटाया ये पता नहीं, लेकिन बाहर से भी फिर आया था, मतलब इवन फॉरेन अरब कंट्रीज से भी आया था कि इस तरह की बातें आपकी कंट्री में होती हैं हमारे उसको लेकर, वो तो बहुत ड्रामा हुआ था उस समय। तो वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हाई कोर्ट में वो केस गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बुला लिया था और मामले को शांत करवा दिया था कि ठीक है, आपने गलती की है, ठीक है, बात खत्म। और जो सेंटिमेंट वगैरह जिसके हर्ट हुए उन्हें भी शांत करा दिया था, और जिन्होंने मारा था वो जेल में है। ठीक है, एक पर्सन को मार दिया था उदयपुर में, सुना होगा, एक दर्जी था जिसको मार दिया था उदयपुर में, राजस्थान। चलो कोई नहीं, आप लोग शायद न्यूज नहीं पढ़ते ना तो इस वजह से हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला मामला हो गया, ट्रांसफर हो सकता है। फिर 140 में सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां, इसकी इसमें सहायक शक्तियां दी गई हैं कि और जो एक्स्ट्रा पावर्स हैं वो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्य होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई कानून घोषित कर दिया है, कुछ कह दिया, तो सभी पे बाइंडिंग होगा। तो इसमें मैं एक केस बताती हूँ आपको, एक केस था, उसका नाम क्या था, इंदिरा साहने, हाँ इंदिरा साहने, इंदिरा साहने। तो इंदिरा साहनी का जो केस था, इसमें क्या था, सीनियर एडवोकेट होता है हमारे यहाँ पे, सीनियर एडवोकेट। तो उसमें ये था कि सीनियर एडवोकेट किसे घोषित करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या, तो ऐसा हमारे यहाँ पे जूनियर एडवोकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सीनियर एडवोकेट उसे कह देते हैं जिससे जिसका 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया है, उसे सीनियर कह देते हैं। तो इसमें कुछ को सीनियर एडवोकेट जो है सुप्रीम कोर्ट में घोषित कर दिया था, और इंदिरा साहनी ने ये केस डाला था कि जब कोई क्राइटेरिया ही नहीं बना है तो कैसे आपने सीनियर एडवोकेट जो है वो घोषित कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कुछ गाइडलाइन जारी की थी। वो गाइडलाइन जो थी, जैसे कि अब इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी, अब उस गाइडलाइन में उन्होंने लिखा था कि इतने से इतने दिन का एक्सपीरियंस हो, इतने साल उन्होंने एडवोकेसी की हुई हो, यानी 10 साल या 15 साल एडवोकेसी की हुई हो, तो उसे डेजिग्नेट कर देते हैं सीनियर एडवोकेट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये गाइडलाइन जारी की तो ये सिर्फ एक कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होंगी, ये सभी कोर्ट सुनेंगे। सब कोर्ट जब सीनियर एडवोकेट को डेजिग्नेट करेंगे, जैसे कि मेरे 10 साल पूरे हो गए और मुझे वो सीनियर एडवोकेट करना चाहे, तो उसके लिए रूल्स बने हैं, ऐसे नहीं कि अपने आप ही डेजिग्नेशन लग जाएगा 10 साल के बाद। वो रूल्स बने हुए हैं कि ये रूल अगर आप फुलफिल करते हो तो आप सीनियर एडवोकेट बन जाओगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी फिर उसमें सैलरी होती है, और गवर्नमेंट सैलरी देती है सीनियर एडवोकेट्स को। जैसे कि आपने देखा होगा कपिल सिब्बल है, नाम सुने, कपिल सिब्बल तो सुना होगा कांग्रेस में, और एम सिंघवी, ये और हरीश साल्वे, ये कुछ एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में जो कि सीनियर एडवोकेट की कैटेगरी में आते हैं, और इनकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो सीनियर एडवोकेट को लेकर वो चल रहा था। तो इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में गाइडलाइन जारी की थी, और उन्होंने कहा था कि ये गाइडलाइन जो है, तो अब ये गाइडलाइन जारी हुई तो किस पे, सब सारे कोर्ट पे बाइंडिंग होंगी। तो आर्टिकल 141 में यही लिखा हुआ है कि कोई भी अगर निर्णय लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या कानून कोई बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो सभी न्यायालयों पर बाधित होगा। कोई कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हम सुप्रीम कोर्ट से बाहर है, हम नहीं करते। तो ये है। नेक्स्ट है 142। 142 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सभी आर्टिकल का हार्ट है, मतलब एक तरह से मिडिल है। तो ये कौन सा है, ये वही वाला है जिसके तहत राम मंदिर का डिसीजन आया था, और राम मंदिर में जो राम मंदिर की जो जन्मभूमि थी, जो 4 एकड़ के करीब जो भूमि थी, 4 एकड़ ही होता ना, तो 4 एकड़ जो था, 4 दशमलव समथिंग एकड़ था, वो तो दिया था पूरा उनको, अयोध्या ट्रस्ट, जो रामलला ट्रस्ट था। चलो इसकी मैं तुमको डिजिट बता देती हूँ। 4 एकड़, नहीं 4 एकड़ नहीं था, 2.77 एकड़ था वो पूरा
जो रामलला जो जन्मभूमि है उनको ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन उसके साथ एक और फैसला भी लिया गया था, क्या था वो, उसके अलावा भी कुछ था ना, एक और फैसला था कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भी जमीन देंगे, सुना था? हाँ, कि मतलब जो जमीन राम जन्मभूमि को अलॉट हो गई है वो तो उन्हीं की है, जो है वो उन्हीं की है, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने 142 के तहत अपनी जो शक्ति है उसका इस्तेमाल किया था, उसे कहते हैं कंप्लीट जस्टिस, कि ताकि आगे चल के ये डिसीजन हमें देखने में दूर से लगते हैं कि ये क्यों दे दिया, क्यों कर दिया, हमें लगता है कि इनजस्टिस है, पर अगर सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर ये नहीं होता, कि जमीन नहीं दी जाती, तो आगे चल के और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, अशांति देश में फैल सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि आगे इस पे एक भी क्वेश्चन ना उठे आगे चल के, तो उनको भी इस जगह से कहीं दूसरी जगह दिया जाना चाहिए, और उनको बाबरी मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई है कि अयोध्या में कहीं भी वो अलॉट करेंगे, अयोध्या से बाहर करेंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है इनको जमीन देगी जहां पर ये अपनी मस्जिद भी बना सकते हैं। तो ऐसी जो केसेस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से भी बाहर जाके सुना देता है फैसले, इन्हें हम कहते हैं 142 में क्या कहते हैं, कंप्लीट जस्टिस, यानी कि संपूर्ण न्याय किया है। ऐसा कई बार हुआ है। चलो ताजमहल का केस मैं बताती हूँ, इंटरेस्टिंग सा केस है। ताजमहल जो है, पता ही किसका बना है, संगमरमर का। संगमरमर क्या होता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो होता है चूना, उसके जो पत्थर होते हैं वो संगमरमर होता है। ये संगमरमर जो है एसिड रेन से पीला पड़ने लगा था। अब एसिड रेन क्यों हो रही थी, ताजमहल ही क्यों पीला पड़ रहा था, बाकी तो और कुछ नहीं हुआ। तो ताजमहल के पास इंडस्ट्रीज हैं, उस एरिया में इंडस्ट्रीज है। अब उस इंडस्ट्रीज में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, वहां पर कुछ गैसेस निकलती है, नाइट्रोस और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ऐसी है कि जब बारिश पड़ती है और ये पानी के साथ मिलती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब ये चूना पत्थर के साथ रिएक्ट करता है तो इसे काटना शुरू कर देगा, और उसका रंग जो है पीला पड़ना स्टार्ट हो गया था। तो ताजमहल का रंग पीला पड़ना स्टार्ट हो गया था। अब कोई सुनने को तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत आदेश दिया था कि साफ करवाओ, और वहां पे से जो इंडस्ट्री है आसपास से एक दायरा बनाया, कितने किलोमीटर से दूर इंडस्ट्रीज, ऐसी खतरनाक जो इंडस्ट्री है वो दूर बनाए। तो फिर अब ताजमहल का रखरखाव बहुत सही तरीके से होता है, क्योंकि ये एक आपको पता होगा यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ना, इसकी फंडिंग जो है बाहर से भी आती है, यूनेस्को से आती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, है ना। तो ये विश्व का 7वां अजूबा है। 8वां अजूबा कौन बना है विश्व का अभी, चलो लिख लो। 8वां कौन बना है, मैंने बताया था शायद, अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। अंकोर वाट भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, विष्णु जी को समर्पित है ये। बाद में ये बुद्ध मंदिर बन गया था, विष्णु भगवान को समर्पित है। अंकोर वाट मंदिर जो है विश्व का 8वां अजूबा है। नहीं जी, ये कंबोडिया में है, और कंबोडिया है थाईलैंड के पास। तो ये वहां पर है कंबोडिया, थाईलैंड के पास। तो ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के मामले में, अयोध्या विवाद के मामले और भोपाल गैस त्रासदी के मामले में इन्वोक की थी। भोपाल गैस त्रासदी में बता रही हूँ, अभी इसकी हमने बरसी मनाई है 139वीं 2 दिसंबर के आसपास। तो 2 दिसंबर की रात में एक भोपाल यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकन कंपनी थी जहां पर मिक गैस बनती है, मैथिल आइसोसाइनेट, उसका रिसाव हो गया था, और 3000 के करीब लोग तो रातों रात सोते हुए ही मर गए थे। और जब जिन लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, जो जाग रहे थे परहैप्स मिडनाइट में, मिडनाइट मतलब आधी रात हो रही थी, तो मिडनाइट में जो जो लोग बच गए उनको बचाया गया, लेकिन जो सो रहे थे जिन्हें नहीं पता था नहीं बच पाए। तो बहुत लोगों की जान गई थी वहां पर, और 15,000 से ऊपर का आंकड़ा है मौत का। और उससे अफेक्टेड जो लोग हैं आज भी हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए थे जिन्हें आज भी मतलब सांस की बीमारी है और लंग्स में। मिक जो है मैथिल आइसोसाइनेट, ये पेस्टिसाइड होता है, कीटनाशक। आपको पता है कीटनाशक तो अगर मच्छर वाली कोयल भी प्रॉब्लम कर देती है हमें, तो कीटनाशक वाली गैस जो है मेथिल आइसोसाइनेट, इसका रिसाव हो गया था। अब क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे कोई लॉ नहीं है कि कंपनसेशन दिला दे। कंपनसेशन कैसे दिलाएं, कंपनसेशन कम दिया जा रहा था मरने वालों को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 142 के तहत अपनी स्पेशल पावर इन्वोक करी और भोपाल गैस त्रासदी वालों को कंपनसेशन अपने हिसाब से दिलवाया, जितना वो डिजर्व करते थे उतना मुआवजा उनको दिलवाया। जो गवर्नमेंट के लॉ थे वे अलग थे, कि कहते ना कि 10 लाख ही दिया जाएगा, इतने लाख ही दिया जाएगा, बस उतना ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिजर्विंग जो कंपनसेशन है वो दिलवाया था। 142 इसलिए बहुत पावरफुल है। 3 केस ऐसे हैं, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अयोध्या और भोपाल का गैस त्रासदी, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के बियॉन्ड जाकर के, अपनी जो पावर है उसके भी बियॉन्ड जाकर के जजमेंट दिया है। फिर 143 कहता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कि राष्ट्रपति जो है किसी भी जज की नियुक्ति करेगा तो उससे पहले हाई कोर्ट वगैरह की और अदर जज जो है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किससे सलाह लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे राष्ट्रपति। 144 कहता है नागरिक एवं न्यायिक अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करने की सलाह देता है। तो कोई भी नागरिक यानी कि सिटीजन्स और न्यायिक जो अधिकारी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, किसी भी कोर्ट में काम कर रहे हैं, वे किसके रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे? वे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अपना कार्य करेंगे। 145 कहता है न्यायालय आदि के नियम, तो इसमें लिखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के नियम, और वे जो नियम हैं वे हाई कोर्ट्स पर भी बाइंडिंग है। 146 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा उनका व्यय। इसमें बेसिकली ये हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यायालय का बजट वगैरह जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, कि क्या खर्चा है, क्या क्या है, क्या सैलरी है, वो सब इसमें इनके अधिकारियों के बारे में दिया है। ये इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैंने बता दिया, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमारे पास बचता है 147, इसमें लिखा हुआ है इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन। निर्वचन यानी कि यह नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश है। तो निर्वचन बेसिकली इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो लॉ सामने है उसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, उसकी मीनिंग निकाल के किस तरह से जजमेंट दिया जाएगा उसके बारे में। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है लास्ट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर आई होप कि हम 2 दिन में खत्म कर लेंगे।